हेलो एवरीवन, हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है पार्ट 1 आपने देखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में देखेंगे और इसके सॉल्वेबिलिटी कंडीशंस को देखेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? देखिए, ये थोड़ा सा टफ है आपके लिए, क्योंकि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में कुछ कॉम्पिटिटिव थॉट को लेकर के चला है और इक्वेशन को मैंने पूरा एलिबोरेट किया है कि सारे टर्म्स क्या हैं, ए बी सी। इसके पहले वाले वीडियो इंट्रोडक्शन में आपने देखा होगा पार्ट 1 में कि मैंने सारी चीज़ को एलिबोरेट किया। इक्वेशन हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन इसे नहीं प्रीफर करके इसे प्रीफर करते हैं, क्यों करते हैं, उस बात को हम लोगों ने उसमें जाना और समझा। मैं इसमें फिर से एक बार उसे रिवाइज करा दूंगा। टफ पे नहीं जाना है आपको, अभी जितने समझ में आ रहा उतने से काम करना, एकदम आप इसमें हीरो हो जाएंगे। सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे। हम लोग आज सॉल्वेबिलिटी कंडीशंस को भी देखेंगे। आज मैं क्या बोलूँ, आप बस पढ़ते जाइए मेरे साथ। मैथ्स आपके लिए बहुत सिंपल चीज़ हो जाएगा, सिंपल बनने लगेगा। सिंपलिसिटी ही मेरा जो है प्रोसेस रहता है। आपने कहीं भी देखा होगा, अभी तक मैंने जो भी डिस्कस किया वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इंट्रोडक्शन पे ए बी सी वाले पे, अब सॉल्वेबिलिटी पे भी जो हम लोग देखेंगे वो भी एक यूनिक है। सॉल्वेबिलिटी कंडीशंस कहाँ से आया, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इक्वेशन। पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन इसको नहीं लेकर के इसको क्यों लेंगे। हम लोगों ने पिछले इंट्रोडक्शन पार्ट ए में जो बताया है मैंने, इसके लिए इक्वेशन जो था हमारा ये था इक्वेशन, ये इस इक्वेशन के लिए जो हमारा ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, वो दिस वन बना। उसके बाद ये हमारा सेकंड इक्वेशन था 2x + 2y = 12। सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफ जो है इससे ऊपर बना। हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया था। फिर से मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि हो सकता है आपको कहीं कन्फ्यूज़न हो। ये इसके लिए ग्राफ बना। मैंने एक बार वैल्यूज़ को डिक्रीज़ किया। डिक्रीज़ वाला इक्वेशन मैं एक दिखा देता हूँ कि 2x + 2y = 0। अगर c 0 हो जाए तो मैंने उसमें डिस्कस किया है कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन, जो इसके लिए जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो ओरिजिन से पास करता है जब c 0 होगा। कंडीशन भी है कि व्हेन c = 0 इट पासेस थ्रू ओरिजिन, मीन्स x और y का एक वैल्यू तो मेरा 0 0 मिलेगा हमको। x = 0, y = 0। ओके, गॉट इट। तो जब वैल्यू 6 था, c 6 था, ग्राफ हमको यहाँ मिला। जब 12 हुआ ग्राफ हमको इससे ऊपर मिला। 0 हुआ ग्राफ हमको इससे नीचे मिला, डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। ओके, अब बात यह होता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन हम इसको रखें या इसको रखें। तो हम लोगों ने इस केस को लेकर के यहाँ पे चला है, ax + by = c वाले केस में। अब इस केस में आते हैं, इसी इक्वेशन को हम थोड़े से मोड़ करके लिख लेते हैं। 2x + 2y - 6, 2x + 2y - 6 = 0। इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिए हम लोगों ने। अब देखिए, -6 के लिए यही ग्राफ है। ग्राफ तो सेम बनेगा, इसका जो ग्राफ होगा वो ये है, सेम है, ठीक। उसके बाद इक्वेशन 2 वाले को, सेकंड इक्वेशन के लिए 2x + 2y - 12 = 0। इसके लिए भी ग्राफ ये दिस वन, गॉट इट। इसके लिए ग्राफ ये वाला है। तो यहाँ पर c का जो वैल्यू है वो -6 है और यहाँ c का जो वैल्यू है वो -12 है। मीन्स वैल्यू ऑफ c डिक्रीजेज हेयर।
-12 -6 से छोटा है। तो जब वैल्यू ऑफ सी डिक्रीज कर रहा है, ग्राफ हमारा ऊपर जा रहा है। और जब वैल्यू ऑफ सी इंक्रीज करेगा, वैल्यू ऑफ सी इंक्रीज करेगा मीन्स अगर हम कुछ भी ले लेंगे तो ये ग्राफ हमारा नीचे आ जाएगा। तो डिक्रीज के केस में ग्राफ ऊपर जाता है, इंक्रीज के केस में ग्राफ नीचे आ जाता है। एब्सर्ड, उल्टा लगता है सुनने में कि जब वैल्यू स्मॉलर था, ग्राफ ये वाला उससे ज़्यादा स्मॉलर हुआ मीन्स वैल्यू और स्मॉलर हो गया, लेकिन ग्राफ हमारा ऊपर चला गया। स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप सेम है, लेकिन ग्राफ हमारा उसका जो स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ बना वो ऊपर चला गया। वैल्यू घट गया, ग्राफ बढ़ गया। एब्सर्ड लगता है, सेंटेंस पे सही सटीक नहीं बैठता, इसलिए हम लोग इसको अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में रखते हैं। अगर सी इंक्रीज किया, ग्राफ इंक्रीज किया, सी डिक्रीज किया, ग्राफ डिक्रीज किया, ये अकॉर्डिंगली चलता है उसके साथ। ओके, गॉट इट? इस पे क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग आते हैं सॉल्वेबिलिटी कंडीशंस पे। सॉल्वेबिलिटी कंडीशंस क्या है? एकदम कुछ नहीं सोचना है, सारा कंसेप्ट है, सारा कंसेप्चुअल मैं आपको दे रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगा, किसी ने नहीं बताया है इस कंसेप्ट को, किसी बुक में भी आपको नहीं मिलेगा। देखिए हम लोग पढ़ेंगे सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्वेबिलिटी कंडीशंस क्या मीन्स ये दोनों सॉल्व होंगे या नहीं होंगे, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व होंगे या नहीं होंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि इसको निकालने के लिए तो लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा प्रोसेस वाइज जाना पड़ता है हम लोगों को। मेथड में अकॉर्डिंग टू मेथड है, हमारे पास 4 मेथड हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो उन चारों मेथड से जब हम लोग सॉल्व करेंगे और मालूम चला लास्ट में गए, मालूम चला वो सॉल्व नहीं हुआ, तो उसके लिए है कि हम लोग एक कंडीशन है जो सॉल्व होगा या नहीं होगा उसको हम लोग इसमें चेक करते हैं। तो सॉल्वेबिलिटी कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी। अब हम लोग देखते हैं कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी और कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी। एकदम इजी है और इस पे क्वेश्चन ऑलवेज बोर्ड में पूछी जाती है। तो सॉल्वेबिलिटी कंडीशंस पे जाने से पहले हम लोग ग्राफ का जो पिछले वीडियोस में बताए थे फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि दो इसमें तो है, ये लाइन L1 ये इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है और ये इक्वेशन दूसरे लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और जहाँ पर कॉमन पॉइंट मिलता है वही हमारा एक्स वाई का सॉल्यूशन होता है, ये तो हम लोग जान रहे हैं। सपोज कीजिए कोई एक लाइन है, ऐसे गया ऐसे जा रहा है, ये मेरा क्वाड्रेंट है, ये लाइन प्रोसीड कर रहा आगे तक जाना, तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप मीन्स स्लोप क्या होगा? ये कितना इंक्लाइंड है, स्लोप मीन्स कितना इंक्लाइंड है, कितना ढाल है इसमें। तो स्लोप हम लोग निकालते कैसे हैं? a बाई बी, इक्वेशन का a बाई बी। अगर इस इक्वेशन में देखें तो हम लोग a1 बाई b1 लिखते हैं, इसमें एक नेगेटिव साइन रहता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो चूंकि अभी हम लोग जब देखेंगे कि वो नेगेटिविटी कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसको अभी आप नहीं मान करके चलिए कि चलिए इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ समझने का कोशिश करते हैं कि स्लोप एक्चुअल में होता क्या। तो अगर इस इक्वेशन का हमको स्लोप बोलता है निकालने के लिए, तो हम लिखते हैं a1 बाई b1। गॉट इट? समझ में आ रहा? स्लोप क्या है? a1 बाई b1। इस लाइन का स्लोप a1 बाई b। अगर ये लाइन को प्लॉट करने बोलता है, सपोज कीजिए ये एक लाइन है इस इक्वेशन के लिए,
तो इसका स्लोप क्या होगा, a2/b2। गॉट इट। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, a2/b2, ये स्लोप है। तो सॉल्वेबिलिटी कंडीशंस में हम लोग पहला देखते हैं कि हमारा दो लाइन 3 कंडीशन बन सकता है। अगर दो लाइन एक दूसरे को कट कर दे तो ये कॉमन पॉइंट मिलता है इंटरसेक्शन वाला, तो वो मेरा एक सॉल्यूशन होगा एक्स वाई का। अगर दोनों लाइन ओवरलैप कर जाए एक दूसरे पे तो इसमें ढेरों कॉमन पॉइंट है। एक ये कंडीशन मिलता है और एक कंडीशन मिलता है कि वो दोनों लाइन कभी मिले ही नहीं, पैरेलल चले जाए। ये 3 कंडीशन बनते हैं। तो पहला वाला जो कंडीशन बनता है कि ये दोनों लाइन इनका जो ग्राफ बनेगा ये इंटरसेक्ट करके एक यूनिक सॉल्यूशन देंगे। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे अभी बताते हैं। तो इसको चेक करने के लिए कि ये दोनों लाइन आपस में कट करेंगे किसी पॉइंट पे, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। तो स्लोप देखिए, स्लोप क्या है, इसका स्लोप और इसका स्लोप अगर डिफरेंट होगा, मीन्स इसका इंक्लाइनेशन और इसका इंक्लाइनेशन अगर डिफरेंट होगा तो ये लाइन कहीं ना कहीं पर जा कर के मिलेंगे तो कट कर देंगे। मीन्स स्लोप दो लाइन का सेम नहीं होना चाहिए। अगर स्लोप सेम होगा तो वो मेरा कंडीशन बन जाता है दो स्लोप, ये एक ऐसे जा रहा है, ये एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, दोनों स्लोप सेम है हॉरिजॉन्टल से। अगर दोनों स्लोप सेम बन जाएंगे तो ये यूं ही चला जाएगा, मीन्स पैरेलल। दोनों स्लोप सेम होने का मतलब है कि लाइन्स आर पैरेलल। तो स्लोप अगर सेम नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं जा कर के वो कट करेगा, और जैसे कट करेगा तो हमको कोई कॉमन पॉइंट मिल जाएगा। तो कॉमन पॉइंट मिलेगा तो यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। तो ऐसे कंडीशन को फॉर यूनिक सॉल्यूशन हमें कोई एक सॉल्यूशन मिल जाए फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1/b1 जो स्लोप है a2/b2 के साथ इक्वल होने से पैरेलल हो जाएगा। इक्वल नहीं होना चाहिए, a1/a2 मस्ट नॉट इक्वल टू a2/b2। अगर ये दोनों का स्लोप सेम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कुछ एक तिरछापन आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट करेगा और बढ़ जाएगा फिर स्ट्रेट लाइन है। ये कंडीशन हमको मिलेगा कि दोनों का स्लोप सेम नहीं होना चाहिए, तभी यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब इसी को आप देखिएगा फॉर सॉल्वेबिलिटी मीन्स फॉर सिंप्लिसिटी बोलिए या फॉर मेमोराइजिंग बोलिए, इसको क्या किया गया है, b1 को उठा करके यहाँ और a2 को उठा करके यहाँ लिख दिया गया है। मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ऐसे लिख दें हम लोग। तो ईजी हो जाता है याद करना और समझना। इस वे में इसको हम लोग फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन होना मस्ट है। अगर ये कंडीशन है तो हमारा दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है। आगे देखते हैं उधर। ओके, दूसरा कंडीशन है जब लाइंस पैरेलल हो जाए। तो ये लाइंस पैरेलल है
और ये लाइन देखिए, ये लाइन के एकदम करीब पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, पैरेलल है, इसको थोड़ा सा और शिफ्ट किए, पैरेलल है, इसको इसी के ऊपर शिफ्ट कर दिए, मीन्स पैरेलल है। अगर दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाए तो दोनों का स्लोप सेम हो जाएगा। दोनों लाइंस अगर कोइंसाइड कर जाते हैं तो दोनों लाइंस का स्लोप सेम हो जाएगा। मीन्स हम क्या लिखेंगे, A1/B1 जो स्लोप है फॉर लाइन 1 इज इक्वल टू A2/B2। ये दोनों लाइन सेम होने मतलब दो लाइन कोइंसाइड कर गए, एक दूसरे पे कोइंसाइड कर गए तो दोनों का स्लोप सेम होगा। लेकिन दोनों का ये रिप्रेजेंट करने से ये पैरेलल बोलता है, इसके लिए भी स्लोप सेम है। ये दो लाइन पैरेलल है तो इसके लिए भी तो स्लोप सेम है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, सॉरी A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2, दोनों का स्लोप सेम है। इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी दोनों स्लोप दोनों लाइन का सेम है। तो डिफरेंस कौन करेगा, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए कि ये कोइंसाइड हो रहा और ये पैरेलल है। तो सी याद है, सी क्या बोलता है, सी जो है अगर इंक्रीज करेगा तो मेरा लाइंस ऊपर और इंक्रीज करता जाएगा, सी डिक्रीज करेगा तो मेरा लाइन डिक्रीज करता जाएगा। ऐसे नीचे आते जाएगा, लेकिन स्लोप सेम रहेगा, स्लोप इक्वल रहेगा, सिर्फ लाइन की शिफ्टिंग होगी। सारे का स्लोप सेम है, सिर्फ लाइंस की शिफ्टिंग हो रही है। तो ये कौन डिसाइड करता है कि लाइंस ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, लाइंस एक ही जगह पे, सी। तो ये इसका मतलब हो गया कि स्लोप्स आर सेम, मीन्स लाइंस आर पैरेलल। लाइंस पैरेलल ऐसे भी हैं, लाइंस पैरेलल इसके ऊपर भी है, मीन्स स्लोप्स इसका भी सेम है, स्लोप पैरेलल लाइंस का भी सेम है। तो ये लाइन इसी के ऊपर है, ये लाइन का पोजीशन, सेकंड वाले लाइन का पोजीशन इसके ऊपर है। ये कौन डिसाइड करेगा, तो सी। दोनों सी बराबर हो जाएगा तो मीन्स दोनों सी बराबर हो जाएगा तो मीन्स यहाँ पर है, या फिर इन दोनों का जो रेशियो है सी के रेशियो के बराबर हो जाए। मीन्स C1/C2 अगर इसका जो रेशियो है, ये तो डिस्टेंस को मेजर कर, डिस्टेंस का रेशियो बता रहा, तो जैसे C1 और C2 का रेशियो इक्वल हो गया, मीन्स लाइंस आर एट सेम पोजीशन। लाइंस कहाँ है, सेम पोजीशन पर है, जहाँ यहाँ है तो यहीं पर है, लाइंस मेरे सेम पोजीशन पर है। तो फॉर C1/C2 अगर ये पैरेलल लाइंस को दिखा रहा है कि ये स्लोप्स आर पैरेलल, और ये दिखा रहा है कि लाइंस कोइंसाइड कर रहा है, एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहा है लाइंस। तो इस पे तो बहुत सारा पॉइंट्स मिल जाएगा हमको सॉल्यूशन के लिए। तो ये किसका कंडीशन बनेगा, फॉर इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, फॉर इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस। अगर बहुत इस केस ऐसा केस बनता है तो इसमें हमको बहुत सारा सॉल्यूशंस मिलेगा। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग एक केस देखते हैं पैरेलल लाइंस का। अगर पैरेलल लाइंस हमारा पैरेलल लाइंस मिलेगा ही नहीं, ये पैरेलल लाइंस तो पैरेलल चले जाएंगे, कहीं इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। तो जब इंटरसेक्ट करेगा नहीं तो हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मीन्स नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए केस क्या बनेगा, लाइंस आर पैरेलल मीन्स स्लोप्स आर सेम बट सीज आर डिफरेंट। दोनों का सी का जो रेशियो है वो डिफरेंट है। चलिए हम लोग उस कंडीशन, तो यहाँ पर ये एक देख लीजिए, ये इसको फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग कैसे लिख सकते हैं,
A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. Got it? लाइन से क्लियर हो रहा? अब हम लोग देखते हैं नो सॉल्यूशन का केस। थर्ड, फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में क्या होगा? नो सॉल्यूशन का केस मीन्स लाइन्स आर पैरेलल। फॉर नो सॉल्यूशन मीन्स लाइन्स आर पैरेलल। If lines are parallel, then slopes are equal. Means A1 by B1 is equal to A2 by B2. Lines are parallel. Lines are parallel, then slopes are equal. Slopes दोनों का slope equal होगा, लेकिन C different होगा। Means C का जो रेशियो है C1 by C2 वो equal नहीं आना चाहिए। Means C's are different, नॉट इक्वल टू C1 by C2। तो इसको फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या लिखते हैं? A1 by A2 इसका रेशियो B1 by B2 का जो रेशियो है वो नहीं इक्वल होना चाहिए C1 by C2 का। अगर C1 by C2 का रेशियो के इक्वल है, ये C1 by C2 के रेशियो के इक्वल है, मीन्स लाइन्स आर एट सेम पोजिशन, बट हेयर लाइन्स आर एट डिफरेंट पोजिशंस। इसका पोजीशन डिफरेंट है, तभी लाइन्स आर पैरेलल, ये मीट नहीं करेगा फॉर नो सॉल्यूशन। तो दिस इज द कंडीशंस फॉर नो सॉल्यूशन। अब समझिए, ये एक टर्म है, यूज़ होता है फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ये यूज़ होता है फॉर नो सॉल्यूशन, ये यूज़ होता है। अब एक टर्म यूज़ होता है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या है? कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या है? जो एक्स वाई के वैल्यू को कंसिस्ट करे, मीन्स जो लाइंस, जो इक्वेशन एक्स वाई के वैल्यू को दे दे, वैल्यूज़ उसमें लाइक करते हैं, तो कंसिस्टेंट। तो ये कब पॉसिबल है? इस केस में वैल्यूज़ आ जाता है, बायोग्राफिकली हम देखें तो क्रॉस करता है, तो यहाँ पर वन सॉल्यूशन हमको मिल जाता है, मीन्स कंसिस्टेंट। इसमें एक्स वाई की वैल्यू कंसिस्ट करती है। ये वाला केस देखिए, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इसमें एक्स वाई की इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कंसिस्ट करती है, तो ये दोनों को हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट। और इस केस में कोई एक्स वाई की वैल्यूज़ हमें नहीं मिलती है, पैरेलल लाइंस रहता है, कहीं कहीं कॉन्साइड या कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन एक वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कंसिस्टेंट। वैल्यूज़ आर कंसिस्टेंट। फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंट। नोट कर लें, डिडक्शन नोट कर लें, और इसके लिए इनकंसिस्टेंट। ये वर्ड जब भी रहे आप ये कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, ये कंडीशंस को, ये कंडीशंस को, ये कंडीशंस को। कभी कभी एक आता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट का जो कंसेप्ट है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए इंडिपेंडेंट वर्ड लिखा जाता है, इंडिपेंडेंट, और फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए लिखा जाता है डिपेंडेंट। ये भी वर्ड्स को यूज़ करके सॉल्यूशंस को बोला जाता है कि सॉल्व करें। गॉट इट? कहीं कोई कन्फ्यूज़न? अगर कन्फ्यूज़न होती है तो इसे 2 बार देखें। मैं एश्योर करता हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगा ये डिडक्शन, और इस वे में कोई नहीं समझाया होगा कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आती है, क्या काम करती है। बायोग्राफिकली आप देख लीजिए, स्लोप
किसी ने नहीं बताया है, आपको कहीं बुक में भी नहीं मिलेगी। कुछ रेयर बुक्स हो जिसमें दिया हो। चलिए अब C1 C2 के बारे में एक बार फिर बता दें कि C1/C2 ये क्या बोलता है, दीज लाइन्स आर डिस्टिंक्ट लाइन्स। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, मतलब ये दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसे देखेंगे और सीखेंगे, और इस क्वेश्चंस के इस थ्योरी को हम लोग अप्लाई करेंगे कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी। यहाँ तक आप अच्छे से कर लें, रिवीजन कर लें। कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करें। आप लेकिन एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, इसे 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिए, क्लियर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। हैव अ नाइस टाइम। बाय।